हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमसी। दिस इज अभिनंदन चौबे एंड जेई मेन के रिवीजन में, जेई मेन 2024 के रिवीजन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो पहला पोर्शन होगा वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम केटीजी से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर बात करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस पैटर्न्स में देखा गया है कि इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बोथ केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से। तो केटीजी को स्टार्ट करते हैं। तो केटीजी को स्टार्ट करते हुए पहला जो है हमारा वो है आइडियल गैस के जो लॉज हैं, जो पॉस्टुलेट्स हैं, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करते हैं। इसके साथ में कंपैरिजन भी हो जाएगा थोड़ा कि आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें आइडियल गैस के बारे में ही बात करनी है। हम रियल गैसेस में केमिस्ट्री में जाते हैं। इसमें तो जो अजम्पशंस हमने लिए हैं यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब पहला अजम्पशन आप देख सकते हैं कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन रैंडम मोशन। तो किसी भी टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में है, ब्राउनियन मोशन में है। दूसरा अजम्पशन है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। अब जब हम इसमें देखें तो हम साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को जो हमारा वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम है, जितना हमने वॉल्यूम लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको लगभग 0 मान लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। देर आर नो और एंटायरली नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो दो आपस में गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगी। इसका मतलब उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U विल बी 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी का समेशन हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। इसके बाद बात करेंगे ऑल कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब कि कोई भी एनर्जी लूज नहीं होगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं या फिर कंटेनर की वॉल से टकराएं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल पे जाता है, इससे टकराता है, फिर सी मॉलिक्यूल से टकराता है, तो ये कोलिजन्स जो होंगे वो एंटायरली परफेक्टली इलास्टिक होंगे। प्लस जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल, कंटेनर वॉल से भी टकराएंगे तो भी ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसके बाद जो टाइम बिटवीन कोलिजन्स है, टाइम बिटवीन कोलिजन्स, टाइम बिटवीन कोलिजन्स या एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन की हम बात करें, ये बहुत ज्यादा बड़ा है टाइम ऑफ कोलिजन से। ठीक है, तो टाइम ऑफ कोलिजन जो भी है हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत मोमेंटरीली, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत डिफरेंशियल टाइम के लिए ये मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में रहेंगे या फिर कंटेनर से कांटेक्ट में रहेंगे। ये सारे हमारे गैस लॉस थे, हमारे ये आइडियल गैस के अजम्पशंस थे। रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में क्या होगा कि ग्रेविटी का भी इफेक्ट आएगा। इस केस में ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो होगी वो भी पूरी यूनिफॉर्म होगी। मतलब इस पूरे कंटेनर में वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेंसिटी इस कंटेनर में गैस की कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो अब गैस लॉस पे आते हैं। ये सब गैस लॉस के बारे में बात करने से पहले एक गैस लॉ की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, विच इज PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपने ये इक्वेशन एक देख ली तो ये सारे लॉस इसी में कंबाइंड होकर यूज हो जाते हैं। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि PV बाई T इज इक्वल टू NR, विच इज अगेन अ कांस्टेंट। तो अगर हमारी कोई गैस है, उसके गैस के हम जो स्टेट फंक्शंस हैं, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, इनको मान लेते हैं P1, B1 और T1। अगर ये गैस किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से अगर ये इसके ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होके, इसके ये वेरिएबल्स चेंज होके P2, V2 और T2 हो जाते हैं, तो इस केस में P1, V1 बाई T1 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
इसमें और एडिशनल हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। इन सबको हम अलग से भी डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। अभी जो हमने इक्वेशन देखी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या फिर उससे निकल के आया पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस इक्वेशन में 3 आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर आप किसी एक को कांस्टेंट मान लें तो इन 2 वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट माना है, इसका मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। इसका मतलब प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया। अब चार्ल्स लॉ में एक और वेरिएबल कांस्टेंट मान लिया, दिस इज प्रेशर विच इज कांस्टेंट। तो पीवी बाई टी में अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, तो जब प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे तो V बाई टी विल बी कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गे-लुसैक्स लॉ में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना है, तो पीवी बाई टी में इस बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान ले रहे हैं। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा इसका मतलब प्रेशर बाय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और प्रेशर कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये सारी चीजें पीवी बाई टी को कांस्टेंट करने से भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए आइडियल गैस लॉ में एक और एवोगैड्रो लॉ की बात कर लेते हैं हम। फॉर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर at same temperature and pressure, equal volumes of different gases contains equal number of molecules। अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपने सेम कर दिया है तो गैस के वॉल्यूम अगर इक्वल लेंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे पीवी आपका आ जाता है एन के टी। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हो गया, ठीक है। अब पीवी इज इक्वल टू एन के टी को पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो N1 यहाँ पे इक्वल टू N2 हो जाता है। चलिए अब आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। पहले स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है इसमें, in a defined volume, in a definite volume is equal to the sum of partial pressure exerted by each individual gas in the mixture. The partial pressure of a gas is always directly proportional to number of molecules. तो number of molecules जितने होंगे उतना partial pressure हो जाएगा. It means that a higher with gas with a higher number of moles will exhibit higher partial pressure. आप ऐसे समझो इस चीज को कि आपके पास एक गैस है ये जो कि पी प्रेशर पे है, P1 प्रेशर पे है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम V है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है। अगर एक ऐसी गैस जो P2 प्रेशर पे होगी इसका वॉल्यूम V रहेगा, और एक गैस है जिसका प्रेशर P3 है इसका वॉल्यूम V रहेगा। इन तीनों गैसेस को अगर हम एक ही वॉल्यूम V में फिट करने की कोशिश करें तो प्रेशर हमारा जो हो जाएगा P नेट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। तो पार्शियल प्रेशर एक गैस का उसके अपने प्रेशर के बराबर होगा, और ये प्रेशर जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बस यही कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर की बात कर ली हमने थोड़ी सी, अब स्पीड की बात कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जो आइडियल गैस है उनके आपस में मॉलिक्यूल्स में कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसकी एनर्जी है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट अगर उसकी एनर्जी है तो हम उसको उसके मोशन से लिंक कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन से लिंक कर सकते हैं। तो स्पीड्स के हम 3 टाइप से पढ़ सकते हैं। पहला हो गया एवरेज स्पीड, दूसरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड, या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड के लिए मान लो कि n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सिस्टम में,
तो अगर हम V एवरेज लिखना चाहें तो ये हो जाएगा V1 मतलब पहली वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड प्लस V2 जितने भी n मॉलिक्यूल्स है हमारे पास Vn इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करें VRMS तो इसमें आपको पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर ऐसे सो ऑन टिल n टर्म्स, तो Vn का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा और इसका फिर हम रूट ले लेंगे। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास रीडिंग्स हैं 1 2 2 3 3 3 4 5, ये आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स है ऑफ स्पीड्स। इसमें आप देख सकते हो कि 3 सबसे ज़्यादा अकरिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ से आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हम देखते हैं। यहाँ पे एक कर्व है हमारे पास जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विद अ गिवन स्पीड के साथ मॉलिक्यूलर स्पीड है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने लिया है मॉलिक्यूलर स्पीड, इसको v मान लेते हैं, और ये कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होगी, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए UMP की वैल्यू हम लिखते हैं √2RT/m। ठीक है, U एवरेज जो है वो थोड़ा सा कम होता है इससे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ा सा कम होता है, इसकी वैल्यू 8RT/πm आ जाती है। ठीक है, ये सारे हम प्रोबेबिलिस्टिक लॉ और स्टैटिस्टिकल लॉ से ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राउनियन मोशन हो रहा है और हम कन्वेंशनल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद VRMS हो जाएगा या URMS लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू आ जाती है √3RT/m। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी से जिस स्पीड को हम लिंक करते हैं दैट स्पीड इज RMS स्पीड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो दिस इज हाफ mv², यहाँ पे VRMS आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं इस ग्राफ से कि MP जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे होंगे, उससे थोड़ा कम एवरेज में होंगे और उससे थोड़ा कम URMS में होंगे। ठीक है, चलिए अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की हम बात करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को हम लिख सकते हैं हाफ ρV² RMS। ठीक है, इसमें हाफ ρV², यहाँ पे अगेन जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में यूज़ किया है ये, उसमें भी हम VRMS यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा ρ×RT/m। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसको हम लिखें VRMS की वैल्यू हमने निकाली थी √3RT/m, अगर इस वैल्यू को स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ρRT/m, ये 1/3 जो है ये वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस की हम बात करें अगर, तो आप देखोगे अगर एक मैं कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ यहाँ पे और एक क्यूब ले लेते हैं हम। ठीक है, इस क्यूब में अगर हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया, इस क्यूब में अगर हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया, उसकी x डायरेक्शन में कुछ स्पीड होगी, उसकी y डायरेक्शन में कुछ स्पीड होगी, तो इसको ux लिख देते हैं, इसको uy लिख देते हैं, इसको uz लिख देते हैं। ठीक है, इन तीनों का कुछ समेशन होगा और यहाँ पे आपको एक रिजल्टेंट स्पीड मिल जाएगी, आपको यहाँ पे URMS मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको URMS मिलेगा, इन तीनों का आप कंबाइंड अगर बात करें तो इसको काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी 3/2 kT। मोनो एटॉमिक गैस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। अगर यही मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं हम, अगर इसमें मोनो एटॉमिक गैस में हम पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करें
तो पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करने के लिए आपको 3/2 में इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाता है कैपिटल N, यहाँ पे हम KT लिखेंगे, या आप इसी टर्म को और एक तरीके से लिख सकते हो, दिस इज 3/2 nRT। ये वाला सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है, ये वाला पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस में उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अभी हमने मोनोएटॉमिक की बात करी, तो उसमें हमने ये देखा था कि मोनोएटॉमिक गैस जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या जेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल और एन एटम कैन एग्जिबिट मोशन, कितने तरीके से वो मोशन कर सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक जो गैस है उसका मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल हो सकती है। अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन एग्जिबिट कर सकता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई कंपाउंड है, तो उसके पास अगर वो लीनियर है या डायटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है, तो उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है उसके पास, मान लो क्या यहाँ पे आपके पास एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है, या फिर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे घूम सकता है, इस प्लेन में ऐसे घूम सकता है ये। तो इसके पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये इस तरीके से अगर घूमेगा तो ये जो है चेंज उसका या सफिशिएंट उसके पास रोटेशन नहीं रहेगा या सफिशिएंट मोशन नहीं रहेगा, तो इस वाले को हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी रोटेशनल में। ठीक है, अगर कोई गैस हमारी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे है तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है विच इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन, तो ये हो जाता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पे होता है। ठीक है, चलिए इसका एक बार देख लेते हैं कौन से मॉलिक्यूल के लिए, कौन से पार्टिकल के लिए आपको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। तो अगर एटॉमिसिटी आपकी मोनोटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल 3 हो जाएगा एक्स वाई जेड में, रोटेशनल एक भी नहीं रहेगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 हो जाएगी। डायटॉमिक की अगर बात करें तो ट्रांसलेशनल 3 है, एक्स वाई जेड में मूव कर सकता है, और रोटेशनल 2 हो जाएगी। ऐसे अब ट्राई एटॉमिक की बात करें तो ट्रांसलेशनल अगेन 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, रोटेशनल 2 हो जाएगी, तो टोटल इसकी 5 हो जाएगी। अगर ये लीनियर है, ट्राई एटॉमिक है, या नॉन लीनियर है, या पॉली एटॉमिक है, तो 3 ट्रांसलेशनल हो जाएगी, 3 रोटेशनल इस केस में हो जाएगी, और टोटल इसकी हो जाएगी 6। अगर हम यही चीज़ हायर टेम्परेचर्स पे बात करें तो हायर टेम्परेचर्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। वैसे तो इसकी वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती है, बस आप डायटॉमिक के लिए या लीनियर के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें आपको मिलेगी। तो 2 वाइब्रेशनल अगर आप ऐड कर दें तो एक डायटॉमिक के लिए 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। ठीक है, अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी देख लिया। अब एक डायरेक्शन में या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी काइनेटिक एनर्जी उससे मिलेगी आपको, वो देख सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है। ठीक है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए E1 हम लिख सकते हैं हाफ KT। अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी इससे निकालना चाहते हैं तो E टोटल हो जाएगा आपका, यहां पे आप जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल में F/2 KT आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर टोटल गैस की बात करना है यहाँ पे, या जितने भी आप गैस की बात करना है, तो यहाँ पे आप N का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज N F/2 इंटू KT हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैपिटल N आ जाएगा। N F/2 KT
या फिर इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, कैपिटल N इंटू के कैन बी रिटन है स्मॉल n इंटू आर और यहाँ पे F/2 T। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा टोटल एनर्जी का या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब अगर आपको गैस को मिक्स करना है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ गैस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको गैस को मिक्स करना है तो गैस को मिक्स करने के लिए आप मान लीजिए कि पहली गैस में आपके पास N1 मोल है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है। ठीक है, दूसरी गैस है उसके पास N1 मोल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है। तीसरी गैस है N3 मोल्स है उसमें और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका F3 है। ठीक है, तो अगर इन तीनों गैसेस को हमने मिक्स किया और इन तीनों गैसेस को मिक्स करने के बाद हमें इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिख पाओगे, आप पहले N1 इंटू F1 करेंगे प्लस N2 इंटू F2 प्लस N3 इंटू F3, इस सारे को डिवाइड कर देंगे आप N1 प्लस N2 प्लस N3 से, तो आपको इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है, ये गैसेस आपकी मिक्स तो हो रही हैं बट केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही हैं। इसके बाद अगर आपको इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना है, तो हम इसी चीज़ में एक कंडीशन और ऐड कर देंगे कि ये गैस जो है वो टेम्परेचर T1 पे, ये वाली गैस टेम्परेचर T2 पे, ये वाली गैस टेम्परेचर T3 पे। तो यहाँ से हम T इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। इस T इक्विवेलेंट के लिए हमें करना पड़ेगा N1 इंटू F1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू F2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे F इक्विवेलेंट निकालना था तो F वाले टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म था उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर अगर निकालना पड़ा तो N1 F1 T1 तीनों टर्म को लिखा है हमने और फिर डिवाइड कर दिया हमने N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 से। क्लियर है ये? चलिए, अब हमने केटीजी में बात कर ली, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टार्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, या इसको जीरोथ लॉ भी बोला जाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ यही कहता है कि अगर आपकी एक गैस जो है वो T1 टेम्परेचर पे है, इसको कनेक्ट किया हमने दूसरे किसी चेम्बर से जिसका टेम्परेचर T2 है, ये हमने कनेक्ट किया और लेट्स से कि इसका वॉल्व हमने इस टाइम पे ओपन कर दिया, मतलब गैसेस आर फ्री टू मिक्स। तो इसमें लेट्स से कि टेम्परेचर T1 पे जो गैस है वो हायर टेम्परेचर पे है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, मतलब इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा। और ये हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा, अगर ये हम इनिशियल टेम्परेचर्स की बात कर लें, ये इनिशियली ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो फाइनली आपको मिल जाएगा कि T फाइनल इज इक्वल टू T1 फाइनल प्लस और इक्वल टू T2 फाइनल, ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी और इस पॉइंट पे आपको हीट फ्लो नहीं मिलेगा, तो नो हीट विल फ्लो। ठीक, ये आपका जीरोथ लॉ हो गया। मतलब अगर दो गैसेस सेम टेम्परेचर पे है तो उन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें आती हैं। पहले हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों की। तो पहला उसमें आता है हीट। ठीक है, हीट। दूसरा हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। और इसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन की। ठीक है, और ये वर्क डन बाय अ गैस होगा, ऑन अ गैस नहीं। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे और तीनों का आपस में रिलेशन
इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम स्टेट फॉर्म इन तीनों का देखें, स्टेट फॉर्म इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का देखें, तो ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसका स्टेट फॉर्म हो गया है। अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो दिस विल बी dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, du प्लस dW। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमारी तीन चीज़ें आ गई। पहला है Q इज इक्वल टू Q डेल्टा U और W, और इसी के साथ डिफरेंशियल भी लिख देते हैं यहाँ पे कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। अब इन तीनों को हम सेपरेटली लिखना चाहेंगे, तो Q हो जाएगा हमारा, आपने इसको MS डेल्टा T पढ़ा है। यहाँ पे ये आपकी जो स्पेसिफिक हीट थी वो ग्राम स्पेसिफिक हीट थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको पढ़ेंगे हम NC डेल्टा T। यहाँ पे C हो जाता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब C जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है आपका, CP और CV। ये आपका है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आपका है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करें तो dQ इज इक्वल टू NC dt, या फिर स्टेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NC T2 माइनस T1। C हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस हो गया। अब इसमें CV और CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है F/2 इंटू R। CP हो जाता है F प्लस 2/2 इंटू R, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं हीट जो हमारी है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इज इक्वल टू या dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, यहाँ पे dW जो हो जाता है वो है nR dt, बिकॉज ये PdV होगा एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है R dt के बराबर, क्योंकि हम PV इज इक्वल टू nRT लेते हैं, तो इसमें PdV हो जाएगा हमारा nR dt। तो आपको यहाँ से वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, du की बात करें अगर हम, तो du हो जाता है हमारा NCV dt, और यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये NC dt हो जाता है। नाउ दिस कैन बी CP एज वेल और CV। अगर यहाँ पे CV है और ये NR डेल्टा T है, यहाँ पे वर्क डन इसका ज़ीरो नहीं है या कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे C हो जाएगा आपका CP के बराबर। C इस केस में CP के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको ये मेयर्स रिलेशन भी मिल जाएगा कि CP माइनस CV जो होगा दैट इज R। यहाँ पे NDT आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन। फिर आपका गामा एक आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशो आपका हो जाता है CP/CV। इसको इन टर्म्स ऑफ आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हो कि CV की आपके पास वैल्यू है F/2R और CP की वैल्यू है F प्लस 2/2 इंटू R। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये F प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपको सारे रिलेशंस इसके मिल गए। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात कर ली,
इंटरनल एनर्जी आपकी होगी हमेशा एन सी वी, T2 माइनस T1 आप इसको लिख सकते हो, या आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसको एन सी वी डी टी आप लिख सकते हो। वर्क डन की वैल्यू आप यहाँ से कर सकते हो या फिर पी डी वी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम पे। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? दिस इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो आपका जो प्रेशर होगा इस केस में, प्रेशर विल बी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस और वॉल्यूम विल बी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब इंडिकेटर डायग्राम में PV को प्लॉट करने के बाद हम इनिशियल स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि गैस यहाँ पे थी, स्टेट 1 पे थी, और किसी सर्टेन प्रोसेस के बाद ये गैस पहुँच गई है प्रोसेस स्टेट 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2, दिस इज V1, दिस इज V2। हम स्टेट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। पहले स्टेट में होगा P1 V1 और T1, इसी तरह से सेकेंड स्टेट में होगा P2 V2 और T2। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है यूजिंग सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसी हो सकती है, कौन सी हो सकती है? अब आप देख सकते हो कि ये 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया तो आपको एक सर्टेन प्रोसेस मिल गई यहाँ पे। इस पॉइंट 2 तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट 2 तक पहुँचने के लिए मैं ये वाला पाथ ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये वाला पाथ ले सकता हूँ, या फिर मैं कोई कर्व्ड पाथ ऐसे ले सकता हूँ, या फिर मैं कोई कर्व पाथ ऐसे ले सकता हूँ। इन सारी प्रोसेसेस से आप किसी सर्टेन वैल्यू किसी सर्टेन स्टेट 2 पे पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हमारे पास हैं, हम उनकी बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आता है, पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा। इसका मतलब V1 जो हो जाएगा वो V2 के बराबर रहेगा। तो इसका इंडिकेटर डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज P, दिस इज V। तो वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल स्टेट, दिस कैन बी रिटन एज I, दिस कैन बी रिटन एज F। तो एरो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो इस केस में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस केस में वर्क डन 0 रहेगा बिकॉज डेल्टा V इज 0, डेल्टा V इज 0, तो P डेल्टा V इज 0, वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसमें आपका अगर वर्क डन 0 हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U विच इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। और CV की वैल्यू आप लिख सकते हो, CV की वैल्यू आप लिख सकते हो R बाय गामा माइनस 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू डेल्टा U विच इज इक्वल टू N R बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका हीट जो भी सप्लाई होगी वो पूरा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली जाएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर इसका गिर रहा है, इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही है तो वो हीट रिजेक्टेड के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका इंडिकेटर डायग्राम अगेन हम बना सकते हैं। इसका इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। इसमें या तो इसको इनिशियल स्टेट ले लो, इसको फाइनल स्टेट ले लो, या वाइस वर्सा। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। ये इस तरीके का हो सकता है, जहाँ पे ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गया। तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट रख के,
या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो इस केस में हम प्रेशर को अगर हमने कांस्टेंट रखा है तो वर्क डन जो हो जाएगा हमारा, दिस इज P डेल्टा V या फिर P इंटू V2 माइनस V1। इसी को हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT से NR डेल्टा T T2 माइनस T1। तो इस केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब W की वैल्यू है हमारे पास NR T2 माइनस T1। डेल्टा U की वैल्यू हमेशा रहेगी NCV T2 माइनस T1। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी NCP डेल्टा T या फिर NCP T2 माइनस T1। हीट की वैल्यू आपको ध्यान रखना, आइसोबारिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू NCP T2 माइनस T1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, तो हम गैस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT। अगर P डेल्टा V हम लिखना चाहें तो P डेल्टा V विल बी NR डेल्टा T, ठीक है, NR डेल्टा T, जो कि ये वैल्यू 0 हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि PV की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। PV की वैल्यू अगर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इंडिकेटर डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो इंडिकेटर डायग्राम आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जो कि सिमेट्रिक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते जाओगे, लेट्स से ये टेम्परेचर T1 है, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यही कर्व आपको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होते हुए दिख जाएगा। ये T2 टेम्परेचर है, लेट्स से एक और कर्व ले लिया आपने, ये T3 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इन तीनों कर्व्स को बोला जाएगा फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स। फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स, ये तीनों कर्व्स जो हैं वो आइसोथर्मल कर्व हैं। इसमें आप Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिख सकते हो, डेल्टा U प्लस W लिख सकते हो। अगर डेल्टा U की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई है, तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, ठीक है। और W को आप इंटीग्रेट करके यहाँ से निकाल सकते हो, एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी NRT या NRT ln V2 बाय V1। इसका अगर आप प्रेशर के टर्म्स में फॉर्म लिखना चाहते हो तो प्रेशर के टर्म्स में इसका फॉर्म हो जाएगा, हमें पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे V2 बाय V1 की जगह सेम इक्वेशन में NRT ln, यहाँ पे हम P1 बाय P2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रेशर के टर्म्स में इसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक प्रोसेस और रहती है, तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर ली। अब लास्ट जो स्टैंडर्ड हमारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब इसमें हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो PV इज इक्वल टू NRT, ये आप हर केसेस में यूज़ करना है आपको। दूसरा, इस एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हम लिख सकते हैं PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इन दो प्रोसेसेस को हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W था, ठीक है, एंड Q इज 0 हियर, सो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W,
या W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू होती है N CV डेल्टा T या फिर T2 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा माइनस W। ठीक है, हीट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क इसी का नेगेटिव हो जाएगा। CV को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा NR बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपको प्रोसेस मिल जाएगी यहाँ पे। बात आती है इसके ग्राफ की, अगर तो ग्राफ हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखने में थोड़ा थोड़ा आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही दिखेगा, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप आपको ग्राफ मिलेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा है, और गामा यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में ये ग्रेटर देन 1 होता है। हम 1.4 के आसपास ले लेते हैं डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ही हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को अभी डिस्कस किया, तो इनके स्लोप्स की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको दो ग्राफ्स मिलेंगे जो कि देखने में थोड़े थोड़े सिमिलर होंगे, इनके स्लोप्स अलग होंगे, इनका थोड़ा सा शेप ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, और वो कौन सा होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की बात करें, तो दिस इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV इज इक्वल टू हम C लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे dP बाई DV निकालें, तो dP बाई DV निकालने के लिए हम इसी को एक बार लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू C बाई V। C कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस C बाय वी स्क्वायर इसको। अब माइनस C बाय वी स्क्वायर को अगर हम अगेन यूज़ करें PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन, तो वहाँ से हम ये वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं, एंड dP बाय DV इज इक्वल टू माइनस ऑफ P बाय V। ठीक है, माइनस ऑफ P बाय V हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय वी को हमने एक P से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमको माइनस P बाय V यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है, PV टू द पावर गामा को हम C लिख सकते हैं, या P इज इक्वल टू C बाय V टू द पावर गामा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर dP बाई DV निकालोगे, विच इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी C बाय V टू द पावर, यहाँ पे हम V टू द पावर गामा प्लस 1 कर सकते हैं, और एक यहाँ पे माइनस ऑफ गामा सामने आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो V की पावर गामा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय P, तो ये P ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि dP बाई DV जो है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस गामा P बाय V। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो इनका स्लोप है, अगर ये आइसोथर्मल का स्लोप गिवन है और ये एडियाबैटिक का स्लोप गिवन है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है वो एडियाबैटिक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा आइसोथर्म, या आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व है ये, और ये वाला जो है दिस इज ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे B है। ये कुछ इनिशियल स्टेट होगा, दिस इज फाइनल 1, दिस इज फाइनल 2। तो पहली प्रोसेस जो है वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये ऐसा क्यों है कि क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की अगर हम बात करें dP बाई DV, तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो दिस विल बी
या फिर यहाँ पे हम गामा का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपको यही वैल्यू जो मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ dp/dv ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मिल जाएगी। तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि गामा टाइम्स का अगर आप और मल्टीप्लाई कर दो स्लोप में तो आपको एडियाबैटिक कर्व का स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है ये? चलिए इसके बाद बात करते हैं रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ये कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिखती है, जैसे इसमें P और V का कुछ आपस में रिलेशन है, जैसे PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप की इक्वेशन मिल जाए, या P√V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप की प्रोसेस जो कि हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में नहीं आती है, लेकिन हम P और V का रिलेशन उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस को बोला गया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल क्यों बोला गया है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें आपका चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। मतलब अगर आप सिलेंडर की बात करें और सिलेंडर अगर जा रहा है अंडर कंप्रेशन, ये हमने सिलेंडर बना दिया, ये अगर कंप्रेशन में जा रहा है, अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन के हर इंस्टेंट पे पूरी गैस का टेम्परेचर सेम होगा। जो भी टेम्परेचर का चेंज आएगा वो पूरी एंटायर गैस में आएगा, एंड दिस विल बी ड्यू टू एक्चुअल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। उसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर आएगा अगर उस प्रोसेस में आ रहा है चेंज तो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम ये रिवर्सिबल तभी कह सकते हैं कि इन इंटरैक्शन में ये पूरी गैस का वॉल्यूम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर इस गैस की डेंसिटी कांस्टेंट है, या फिर इस गैस के हर पार्टिकल का टेम्परेचर सेम है इस कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बोला गया है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी आती तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पे, जिससे ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं कि PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n जो है यहाँ पे, n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट है, ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। दोनों नाम इसके लिए यूज हो सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अगर n की वैल्यू गामा हो गई तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी अगेन। ठीक है, तो हम इस केस में PV⁴n कांस्टेंट में 4 स्टैंडर्ड केसेस इसमें से भी बना सकते हैं। तब n की क्या अलग अलग वैल्यूज होगी हम वो भी देख सकते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि हमारा जो Q होगा, दिस इज डेल्टा U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करके। ठीक है, अब आपका जो डेल्टा U होगा, डेल्टा U विल बी N CV डेल्टा T। आपका जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी P डेल्टा V। ठीक है, P डेल्टा V से आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस का वर्क डन आप निकाल सकते हो nRT बाय, यहाँ पे आप 1 माइनस n लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे nRT और यहाँ 1 माइनस n। अगर आप इसको भी लिख लो पूरा यहाँ पे, तो और Q की वैल्यू हम लिखते थे NC डेल्टा T, तो आप n डेल्टा T कैंसिल कर सकते हो, n डेल्टा T यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो आपको C यहाँ पे मिल जाएगा जो कि मोलार स्पेसिफिक हीट होगी यहाँ पे। दिस इज CV बाय R डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। ठीक है, ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के लिए हम PV⁴n को कांस्टेंट ले सकते हैं और इसको अलग से एनालाइज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस से। आइसोकोरिक प्रोसेस से हमारे पास ये है कि PV⁴n कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V⁴n, या फिर हम दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं कि V को इधर लाते हैं, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P⁴ -n। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर n से डिवाइड किया तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 1/n यहाँ पे आ जाए, अब इसको कांस्टेंट करने के लिए इसकी प्रोपोर्शनैलिटी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए
यहाँ पे आप n की वैल्यू ले सकते हैं इनफाइनाइट, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस आ जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट बनाना है तो आप n की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो n की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस करना है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन से विच इज़ PV टू द पावर n कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब लास्ट प्रोसेस होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हैं कि हीट जो है वो 0 है, या फिर इसके लिए जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कंपेयर करने पे n की वैल्यू गामा हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए n की वैल्यू 0 है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए n की वैल्यू 1 है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए n की वैल्यू गामा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि किसी एक स्टेट से आप किसी दूसरे स्टेट पे जा रहे हो और वापस उसी स्टेट पे आ जा रहे हो। तो मान लो कि ये स्टेट 1 है, दिस इज स्टेट 2 एंड दिस इज वन कर्व, दिस इज वन प्रोसेस, दिस इज अनदर प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस साइक्लिक है एंड दिस साइकिल इज क्लॉकवाइज, अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो प्रोसेस 1 से 2 और 2 से 1 की हम बात करेंगे अगर, क्योंकि PV और T फाइनली सेम रहेगा तो इसमें डेल्टा U 0 हो जाएगा फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस। डेल्टा U इज इक्वल टू 0 क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो Q की वैल्यू W के बराबर हो जाएगी। फॉर प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 जो प्रोसेस हो जाएगी, दिस विल बी वर्क डन विल बी एरिया अंडर 1 and 2, तो ये वाला जो पूरा एरिया होगा नीचे का शेडेड रीजन का एरिया, दिस विल बी वर्क फॉर प्रोसेस 1 to 2। अगर ये प्रोसेस 1 to 2 का हो गया एरिया अंडर दिस, अब हम इसके बाद बात करेंगे फॉर 2 to 1, तो ये वाली प्रोसेस है, तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो आएगा, वर्क डन दिस इज एरिया अंडर 1 2, दिस इज वर्क डन इज एरिया अंडर 2 to 1, ठीक है। तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन हो जाएगा टोटल, दिस विल बी एरिया एनक्लोज्ड बाय PV डायग्राम, PV डायग्राम या फिर इसी को हम इंडिकेटर डायग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज P, दिस इज V। अच्छा, अब आप देखो कि अगर यही प्रोसेस क्लॉकवाइज होने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ये स्टेट 1 है, दिस इज स्टेट 2, पहले स्टेट 1 से 2 आ रहे हैं और फिर उसके बाद 2 से 1 आ रहे हैं, तो पहला एरिया ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया बिलो प्रोसेस 1 to 2, और सेकेंड टाइम में हम 2 से 1 आते समय ये वाला एरिया, तो दिस एरिया स्मॉलर एरिया माइनस बिगर एरिया विल गिव अस नेगेटिव वर्क, तो इस केस में वर्क डन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में साइक्लिक या हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बात करें वर्क डन की, तो इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा।
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 स्टेप में ही हो जाए, इसके लिए आपके पास 3 स्टेप हो सकती है। जैसे पहले कुछ ये प्रोसेस हो सकती है, फिर ये प्रोसेस हो सकती है, उसके बाद ये प्रोसेस हो सकती है। तो अगेन दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग। अगर इसी की जगह इस डायरेक्शन में जाते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते, तो ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव अगर लिखा है तो यहाँ पे प्रोसेस जो होगी वो साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव लिखा है तो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स P1 V1 T1 है और फाइनली भी P1 V1 T1 हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला था कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है इसमें वो 0 होगा। Q इज इक्वल टू W फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो हीट और वर्क डन दोनों आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।